तो बच्चों क्लास 12 की फिजिक्स का एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम बच्चों 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है हमारा माध्यमिक, दूसरा शांतिकाल और तीसरा है अपवाह में क्या डाटा कौन के नियम की व्युत्पत्ति। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य मुक्त पथ की। समझना क्या होता है उसके बाद हम डेफिनेशन लिखा देंगे। देखिए बच्चों, जब किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन धनायनों से दो क्रमागत टक्करें करता है। बच्चों क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी एक टक्कर के बाद जस्ट दूसरी टक्कर, इसे हम कहते हैं क्रमागत टक्कर। ठीक, जब किसी कंडक्टर यानी चालक में इलेक्ट्रॉन धनायनों से दो क्रमागत टक्करें करता है, यानी लगातार टक्करें करता है, तब इन दो लगातार टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है बच्चों, इन दूरी को हम कहते हैं मुक्त पथ। और इन मुक्त पथों के औसत मान को बच्चों हम क्या क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। ठीक, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हेडिंग सबसे पहले बच्चों हम लगाएंगे माध्य मुक्त पथ। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों मीन फ्री पथ। क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखना कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक, धनायनों से, किससे बच्चों, इन धनायनों से दो क्रमागत का मतलब बच्चों लगातार दो क्रमागत टक्करें करता है, तब इन दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली दूरी को मुक्त पथ कहते हैं, तथा मुक्त पथों के औसत मान को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं, यानी मीन फ्री पथ कहते हैं। ठीक बच्चों, इसे लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना माध्य मुक्त पथ की जो कोटि होती है वो होती है, याद रखना 10⁻⁹ मीटर। ठीक, माध्य मुक्त पथ की जो कोटि होती है 10⁻⁹ मीटर। तो याद रहेगा आपको क्या लिखेंगे अगर आ जाए माध्य मुक्त पथ। सीधी सी बात है, कुछ नहीं आपको लिखना, बस इतना बात याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन धनायनों से दो लगातार टक्करें करता है, तब इलेक्ट्रॉन इन दो लगातार टक्करों के बीच जितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को बच्चों हम कहते हैं मुक्त पथ, फ्री पथ। और फ्री पथ के औसत मान को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट लीजिएगा। तो जो बात करेंगे हम श्रांतिकाल की, समझना जरा ध्यान से। श्रांतिकाल हेडिंग लगाएंगे दूसरी, श्रांतिकाल इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, पेपर में टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है कि श्रांतिकाल पर लिखो, तो इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है समझना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन धनायनों से दो लगातार टक्करें करता है, तब इन दो लगातार टक्करों के बीच जो समय लगता है बच्चों, उस समय को हम कहते हैं, जो समय लगता है, इस माध्य समय को हम कहते हैं श्रांतिकाल। क्या बच्चों कहते हैं, श्रांतिकाल। लिखे देंगे आप सब कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से
क्रमागत यानी बच्चों लगातार टक्कर करता है, तब इन दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य समय को श्रांतिकाल कहते हैं। श्रांतिकाल यानी रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। जिसे बच्चों टाउ से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना बच्चों, श्रांतिकाल वाला फॉर्मूला होता है श्रांतिकाल टाउ बराबर माध्य मुक्त पथ, जिसे हम लैम्डा बार अपान औसत 4। माध्य मुक्त पथ बच्चों 10⁻⁻10 कोटि का होता है। लेकिन याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में मूव करता है तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है बच्चों 10⁵ मीटर पर सेकेंड। याद रखना 10⁵ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। और ये बच्चों कितने का होता है का नाम 10⁻⁻9 मीटर इसकी स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसका मतलब बच्चों ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी कंडक्टर के अंदर एक का नाम सेकेंड में 100 किलोमीटर 10⁵ मीटर को हम कह सकते हैं एक सेकेंड में 100 किलोमीटर चलता है। कहने का मतलब अगर हम मान लो मजाक के तौर पर कहें, अगर इलेक्ट्रॉन पर बैठ जाएं तो एक सेकेंड में वो 100 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक, दिल्ली मान लो यहाँ से 300 किलोमीटर है तो 3 सेकेंड में दिल्ली पहुंचा देगा। तो इतनी स्पीड है इलेक्ट्रॉन की। बच्चों कल के लेक्चर में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी होते हुए भी, ठीक, बल्ब का जब स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही बल्ब क्यों चल जाता है। कल हम बात करेंगे इस विषय पर बहुत डिटेल है। ठीक, तो सबसे पहले आज हम इसको समझाते हैं। जब बच्चों इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी 9 और 5 14। ठीक, तो जो श्रांतिकाल होता है 10⁻⁻14 सेकेंड का, सेकेंड कोटि का। ठीक, श्रांतिकाल की जो कोटि होती है बच्चों 10⁻14 सेकेंड की होती है। ठीक बच्चों, श्रांतिकाल को आप समझ गए होंगे। श्रांतिकाल यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का नाम, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन धनायनों से दो लगातार टकरार करता है, दो क्रमागत यानी लगातार टकरार करता है, तभी लगातार टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन का नाम जितना टाइम लगता है, जितना समय लगता है, इस समय को हम माध्य समय कहते हैं। ठीक, और जिसे हम श्रांतिकाल कहते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे अपवाह के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो जो तीसरा लेक्चर है कि अपवाह वेग के आधार पर ओम की नियम की व्युत्पत्ति कैसे की जाती है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो देखिए, सबसे पहले इस नियम को बताने से पहले आपको हम कुछ फंडा बता दें, कुछ नियम है जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। बच्चों अगर हम ये मान लें कि माना कि एक धातु का तार है, ठीक, चालक तार है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, कमा क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए तथा प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल एम है। बच्चों अगर हम मानते हैं कि इस चालक तार के दोनों सिरों पर अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस यानी कोई विभवांतर लगा दें तो होगा क्या, उसमें करंट जनरेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यदि
चालक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर लगा दें जिससे धारा I प्रवाहित होने लगेगी। ठीक, अब जो कहानी को समझा जरा, जैसे अगर हम कोई यहाँ पर एक कंडक्टर ले लें, ठीक, समझना, उसके बाद हम नियम को प्रूव कराएंगे। हमने क्या किया, इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक, अगर इनसे बैटरी वगैरह मान लें, है ना, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव है। तो जो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव करने लगेंगे निगेटिव का नाम, इसके निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर। और इसमें जो का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा बच्चों उसकी डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। बच्चों एक चीज देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर उधर है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, इधर की तरफ। ठीक बच्चों, अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस हिसाब से अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फोर्स की बात करूं तो बच्चों जो फोर्स लगेगा वेक्टर F इक्वल टू QE का फॉर्मूला होता है बच्चों, F बराबर क्या होता है QE। कहानी को समझना जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट अब चलेगी बात। F का फॉर्मूला होता है QE। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव बच्चों तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस E। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर माइनस यहाँ पर क्या शो कर रहा है, माइनस बच्चों यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग बच्चों है वो BD है। कितना है, BD है। एक चीज समझना जरा ध्यान से, अगर हम बच्चों इलेक्ट्रॉन का वेट का नाम द्रव्यमान स्मॉल m मान लें और उसमें जब वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे तो उसमें कुछ त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन, जिसे हम स्मॉल a मान लें। तो जो अगर यहाँ पर लगे, हम ये लिखें F की जगह पर, क्योंकि फॉर्मूला होता है F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma, आपने पढ़ा होगा। तो हम इस F की जगह पर लिख सकते हैं m इंटू a। तो हम इसे अगर यहाँ से त्वरण की वैल्यू निकालें तो बच्चों ये निकल के आएगी -e इंटू E अपॉन m। ठीक बच्चों, अगर ये तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक, माइनस यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है। अगर बच्चों हम इसे का नाम ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो हम वेक्टर हटा सकते हैं, और प्लस अगर हटा दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, हम तो लिख सकते हैं का नाम a बराबर E/m लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ने वाला है। तो जो एक चीज देखना है यहाँ पर, एक तो फॉर्मूला ये बन के आ गया। ठीक, कहानी को समझना ध्यान से। अब हम अगर का नाम इलेक्ट्रॉनों के जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD है और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन a है, अगर हम इसमें एक रिलेशन स्थापित करें, एक संबंध स्थापित करें तो वो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना बच्चों। हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वेग होता है बच्चों, वो का नाम जो वेग होता है वो त्वरण और टाइम का गुणनफल होता है। त्वरण और टाइम, एक्सीलरेशन और टाइम का गुणनफल होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमने इस जो इलेक्ट्रॉन इस चालक में जो मूव कर रहे हैं, इनका जो टाइम होगा वो क्रांतिकाल से मतलब रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों। इस टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाए, क्रांतिकाल यानी टाउ से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम इसे मिटा दें ऊपर से, हम अगर इसे मिटा दें तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि यदि इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल, क्या श्रांतिकाल टाउ हो, कितना हो बच्चों, टाउ हो। समझना ध्यान से, यदि इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल टाउ हो तो जो अनुगमन वेग BD होगा या अपवाह वेग BD होगा बच्चों, वो क्या होगा, अपवाह वेग BD बराबर बच्चों हो जाएगा a इंटू टाउ। क्योंकि जब एक्सीलरेशन लेकर टाइम से, भाई श्रांतिकाल एक टाइम है बच्चों, श्रांतिकाल एक समय है ना, आपको बता चुके हैं इससे पहले। अगर हम इसे एक ही मल्टीप्लाई कर दूं तो एक ही जगह पर आएगा E अपॉन m और टाउ पहले से था, तो ये फार्मूला बन के आ गया। ठीक, अपवाह वेग BD या अनुगमन वेग BD और श्रांतिकाल में रिलेशन है ये। ठीक बच्चों, अनुगमन वेग BD और श्रांतिकाल में रिलेशन ये निकल के आ गया, इसको याद रखना।
अब बच्चों हम जानते हैं, इसको आप नोट कर लेना, नोट कर लेना बच्चों, इसको भी मिटा दें। ठीक, अब बच्चों हमें पता है कि का नाम अनुगमन वेग BD, अपवाह वेग BD और धारा I में संबंध, इनका हमें रिलेशन पता है बच्चों। क्या होता है रिलेशन, समझना। रिलेशन होता है I बराबर NEABD, I बराबर NEABD बच्चों। अब देखिए अगर हम BD की जगह पर, ये हम निकल चुके हैं फॉर्मूला, इसीलिए हमने निकाला। अगर बच्चों BD की जगह पर रख दूं क्या, E अपॉन M इंटू टाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। अब देखिए अगर हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि BD बराबर हमने जो भी प्रूव किया है E लिख देना पेपर में ऐसे ही। ठीक, अब जो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है E बराबर B अपॉन M, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि यूनिट लेंथ पर वोल्टेज की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। यूनिट लेंथ पर वोल्टेज की जो बच्चों वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, याद रखना। तो हम E की जगह पर B अपॉन M पुट कर सकते हैं, तो समझना क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, E की जगह पर हम B अपॉन E पुट करेंगे तो ये बन जाएगा B अपॉन L अपॉन M इंटू टाउ। ठीक बच्चों, देखना अगर ये बच्चों B इधर इंटू में है, यहाँ से हटे अगर इधर आए तो अपॉन में आ जाएगी ना, तो हम अगर इसे बच्चों ऐसे लिख दें I अपॉन B इज इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो इसका अगर हम एक दूसरे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा n E स्क्वायर और A n, ठीक, E स्क्वायर A और इंटू में टाउ रहेगा, अपॉन में बच्चों क्या रहेगा, m तो पहले से ही था, L और आ जाएगा तो एंगल बन जाएगा बच्चों। अगर हम इसे उल्टा कर दें B अपॉन I, तो ये भी टर्म उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा NL अपॉन N E स्क्वायर A टाउ। बच्चों ये जो टर्म निकल के आया है ये कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है बच्चों, कांस्टेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, चूंकि ML N E स्क्वायर A टाउ, ठीक, इक्वल टू कांस्टेंट, इसे हम R मानेंगे, जो कि हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ये बच्चों कांस्टेंट है क्योंकि निश्चित टेम्परेचर और दाब पर, निश्चित दाब और दाब पर हमें इसे कांस्टेंट मानना है इसे। ठीक, इसे निश्चित ताप व दाब पर कैसा माना है, कांस्टेंट माना है। ठीक, इसे बच्चों इस टर्म को हमने निश्चित ताप व दाब पर कांस्टेंट माना है, तो हम इसलिए यहाँ पर B अपॉन I की जगह पर क्या रख देंगे बच्चों, R रख देंगे। B अपॉन I की जगह पर R आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट है बच्चों। कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है बच्चों, सॉरी, जो कि बच्चों कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ से हम B की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा I है बच्चों, क्या बनेगा, I है। यही बच्चों होता है ओम्स लॉ, क्या बच्चों होता है, ओम्स लॉ। ठीक, इंपॉर्टेंट है, B इक्वल टू I है बच्चों। एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अपवाह वेग BD और वैद्युत धारा में संबंध। बच्चों अपवाह वेग को हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इस रिलेशन को समझाने से पहले हम आपको बताएंगे कि अनुगमन वेग BD क्या होता है, या यूं कहें अपवाह वेग क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम इनमें संबंध शो करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे अपवाह वेग या अनुगमन वेग। रिप्रेजेंट करते हैं BD से, इंग्लिश में इसे बच्चों कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, क्या होता है समझना बच्चों। हमने क्या किया, यहाँ पर एक समझो चालक लिया, कंडक्टर, और इस चालक में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों हमें पता है कि चालक का अपना खुद का एक टेम्परेचर होता है, प्रत्येक चालक का अपना खुद का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो चालक के खुद के टेम्परेचर की वजह से बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो कुछ अनिश्चित डायरेक्शन में गति करने लगे, इस टाइप से। यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति करने की जो डायरेक्शन थी बच्चों वो निश्चित नहीं थी।
निश्चित नहीं थी। ठीक, फिर हमने क्या किया बच्चों, इस चालक को हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, किसी बाहरी सोर्स के साथ, जैसे बैटरी या सेल के साथ जब हमने इसे कनेक्ट किया तो जरा देखना क्या हुआ। ये जो उल्टी सीधी तरीका से गति कर रहे थे इधर उधर डायरेक्शन में, की डायरेक्शन निश्चित नहीं थी। जैसे हमने इस चालक को किसी बाहरी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, फिर क्या हुआ, जब हमने इसी किसी सेल या बैटरी के साथ बच्चों कनेक्ट किया तो हुआ क्या, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी कुछ डायरेक्शन ऐसी महसूस हो रही थी जैसे निगेटिव वोल्टेज वाले सेल से, मतलब प्लस निम्न वोल्टेज वाले सेल से उच्च वोल्टेज वाले सेल की ओर गति करने लगे हों। कुछ कुछ ऐसी डायरेक्शन इनकी हो चुकी थी। ठीक, यानी जैसे ही हमने इस चालक को किसी बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट किया तो जैसे फिर कनेक्ट करने पर इसमें जो धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे बच्चों वो निम्न वोल्टेज वाले सिरे से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति करने लगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों चालक के अंदर किसी बाहरी सोर्स को जोड़ने पर जिस स्पीड से निम्न वोल्टेज वाले सिरे से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति करते हैं, उस स्पीड को बच्चों हम अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और हम बोल रहे हैं, वीडियो को पॉज करके लिख देना। क्या लिखना कि जब किसी चालक को किसी बाहरी सोर्स के साथ या बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं वो निम्न वोल्टेज वाले सेल से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से गति करते हैं निम्न वोल्टेज वाले सेल से उच्च वोल्टेज वाले सेल की ओर, उस स्पीड को बच्चों हम अनुगमन वेग बीडी कहते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लेना। अब हम बताएंगे अनुगमन वेग बीडी और धारा में संबंध प्रूव करेंगे। ठीक बच्चों, तो अगली हेडिंग लगाएंगे अनुगमन वेग बीडी और वैद्युत धारा आई में संबंध। ठीक, तो जो हमने क्या किया जरा ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे चालक लिया, कंडक्टर, ठीक, और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बच्चे हैं, पॉजिटिव सिरा इधर है, नेगेटिव सिरा इधर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित होगा जनरेट होगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, प्लस से माइनस की ओर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और इसमें जो बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो कुछ ऐसे गति कर रहे थे। ठीक, यानी माइनस से प्लस की ओर निम्न वोल्टेज वाले सिरे से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति करेंगे जब इसे हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे। तो जो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे और इसकी हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान ली। क्या मान ली? ए। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, पूरे तार की, पूरे चालक या वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो जब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से निम्न वोल्टेज वाले सिरे से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि उस टाइम ये डेल्टा एक्स दूरी तय करते हैं। ठीक, और कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। और स्पीड इनकी क्या है? अनुगमन वेग बीटी। क्योंकि बच्चों फॉर्मूला होता है दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब निम्न वोल्टेज वाले सिरे से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर आएंगे तो डेल्टा एक्स दूरी तय करेंगे, हमने ये मान लिया। और डेल्टा टी यानी सूक्ष्म टाइम डेल्टा टी टाइम में ये दूरी तय करेंगे। उनकी स्पीड क्या है? अनुगमन वेग बीडी बता चुके हैं। ठीक, यानी जब किसी चालक में, जब किसी चालक को, कंडक्टर को किसी बैटरी या किसी भी सेल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनुगमन वेग बीडी से गति करने लगते हैं।
तो उनकी स्पीड है m1 में vd। ठीक, समझना जरा ध्यान से। तो हमने मान लिया, यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना कि चालक का आयतन b है, कामा चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, तथा चालक में प्रवाहित धारा आई है। ठीक, और जो यदि हम मान लें कि चालक के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। कितने बच्चों है? स्मॉल n। यदि हम ये मान लें कि चालक के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, स्मॉल n है, तो चालक के संपूर्ण आयतन B में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बच्चों? बताओ। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N से शो करेंगे हम, क्या हो जाएगी? Bn। क्या हो जाएगी? B इंटू n। क्यों? क्योंकि प्रत्येकांक यानी यूनिट आयतन में इलेक्ट्रॉन n है, तो b आयतन में क्या हो जाएंगे? Bn। हमने n से शो किया क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रॉन है। ठीक, Bn हो जाएंगे। अब चलो एक चीज देखना जरा ध्यान से, b क्या है? आयतन। और आयतन को अगर हम बच्चों लिख दें डेल्टा x इंटू एरिया, बताओ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन, इससे पहले आप क्लास 4, 5 में, 7, 8 में सिर्फ आपने ये पढ़ा कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन आज से ये सब भूल जाओ। जब भी कभी ऐसा फील हो कि एरिया में किसी डिस्टेंस से यानी किसी दूरी से गुणा हो रही हो, तो हमेशा वो आयतन कहलाएगा बच्चों। जैसे यहाँ पर डेल्टा x क्या है? एक तरीका से दूरी है, a क्या है? एरिया है। क्योंकि बच्चों एरिया के अंदर दो साइडें समिट हो जाती हैं, लंबाई टू चौड़ाई, और तीसरी साइड ये है। तो आयतन में हमेशा 3 साइडें होती हैं, बस इतना याद रखना। 3 साइडें आयतन में होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, इतना याद रखना। तो हमेशा आयतन होगा। तो एरिया में 2 भुजाएं समिट हो गई, तीसरी साइड ये है, तो 3 भुजाएं हो गई यहाँ पर। ठीक, तो इस वजह से हम b को लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू a इंटू m। ठीक बच्चों, अब जरा ध्यान से देखना, डेल्टा x बराबर क्या है? bd इंटू डेल्टा t। क्योंकि ये दूरी है, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो डेल्टा x की जगह पर बच्चों हम रख सकते हैं bd इंटू डेल्टा t, और a हमारा ये पहले से था, और इंटू a। यहाँ तक क्लियर? ठीक, अगर बच्चों हम इसे डालते हैं, चलो पहले इसे मिटा दें, अब इसे नोट कर लेना। अब बच्चों देखना, जब इस चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, करंट इसमें जा रहा है, तो इसके मतलब इसमें कुछ चार्ज उपस्थित होगा। भाई चार्ज क्या है? का नाम करंट के प्रवाह को, यानी करंट जब प्रवाहित होता है या वैद्युत धारा जब t टाइम में जितना भी प्रवाहित होता है, तो वैद्युत धारा और टाइम के गुणनफल को हम करंट कहते हैं। या यूं कह लें, अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी चार्ज कहलाएगी ना। तो अगर हम चार्ज की बात करें बच्चों, तो चार्ज बराबर क्या होगा? q, यानी q बराबर ne, q बराबर ne। ठीक, अब n की वैल्यू बच्चों क्या है? रख देंगे हम, क्या है? bd इंटू डेल्टा t इंटू a और इंटू n। ठीक, ये तो हमने n की जगह पर पुट की। और बच्चों e ये पहले से थी, e यहाँ पर ये पहले से थी। ठीक, अब बच्चों देखिए q बराबर एक दूसरा फॉर्मूला होता है, q बराबर बच्चों ne भी होता है, q बराबर ne होता है, और q बराबर it भी होता है। ठीक,
अब बच्चों अगर Q की जगह पर हम रख दें धारा इनटू टाइम कितना है, सूक्ष्म टाइम है बच्चों, यहाँ पर टाइम कितना लिया गया सूक्ष्म टाइम, तो I इंटू डेल्टा टी, तो बी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ए इंटू एन इंटू ई। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे चूंकि Q बराबर हो जाएगा I इंटू डेल्टा टी। तो जो इसी स्थिति में डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, क्या बचेगा, I बराबर आई एन, फिर लिखेंगे E, फिर A, फिर लिखेंगे बी डी। ठीक, I बराबर एन ई ए बी डी। बच्चों ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब रहेगा एम्पियर। क्या रहेगा बच्चों, एम्पियर रहेगा। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा इनटू वेक्टर E, जहां वेक्टर E चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर J धारा घनत्व तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता है। बच्चों हम क्वेश्चन से वैसा ही लिखते हैं जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिससे फायदा आपको क्या होता है कि आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते हैं वहाँ पर, क्योंकि सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता है जैसा हम पढ़ा चुके हैं, इस वजह से आपको एकदम अच्छा समझ में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों विशिष्ट चालकता। आपको बता दें विशिष्ट चालकता होती है बच्चों चालक के पदार्थ पर डिपेंड करती है, यानी चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। तो हम कहेंगे कि किसी भी पदार्थ की विशिष्ट चालकता उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, याद रखना। किसी भी पदार्थ की बच्चों जो विशिष्ट चालकता होती है उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो डेफिनेशन में लिख देना, हेडिंग डालेंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। ठीक, सिग्मा से रिप्रेजेंट हम इसे करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, किसी भी पदार्थ की विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता सिग्मा उसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है, याद रखना। ठीक, यानी किसी भी पदार्थ की जो विशिष्ट चालकता जो होती है वो उसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो हम अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं किस टाइप से, जरा ध्यान से देखना। हम लिखेंगे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट व्युत्क्रम माने बच्चों उल्टा होता है, ठीक। विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से, या तो हम इसे ऐसे लिख दें सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, ठीक। इसकी बच्चों यूनिट क्या रहेगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्यों, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चों ऐसा होता है जो सिग्मा का नाम रो यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट होती है बच्चों वो होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। हम बच्चों पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं आर इक्वल टू रोयल अपॉन ए के सूत्र का नियमन हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। इसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक। और बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया है, यानी किसी भी चालक की अगर लंबाई ए हो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, लंबाई एल हो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया हो ए हो, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध सिग्मा हो और उसका रेजिस्टेंस आर हो, तो उसमें क्या रिलेशन होता है बहुत अच्छे से हमने समझाया, आप उसके भी देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हम फार्मूले को प्रूव करते हैं, जरा ध्यान से देखना। बच्चों हम जानते हैं कि हमें ये पता है क्या कि यूनिट लेंथ पर वोल्टेज की जो मात्रा होती है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ये पता है हमें कि यूनिट लेंथ पर वोल्टेज की मात्रा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, यानी हम लिख सकते हैं E इक्वल टू बी अपॉन एफ, E इक्वल टू बी अपॉन एफ। इस चीज को आप याद रखना। इसे क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा यूनिट लेंथ पर वोल्टेज की मात्रा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, ठीक। अब बच्चों ये अपॉन में है इधर इनटू में आएगा तो ये बन जाएगा E इंटू आई इक्वल टू बी, ठीक।
बच्चों बी बराबर क्या होता है आई आर, उनके नियम के अकॉर्डिंग बच्चों बी बराबर होता है आई आर। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, एल की आर की वैल्यू हम आपको पढ़ा चुके हैं, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। ठीक, हमने आपको ये पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, तो यहाँ पर लिख देना चूंकि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब बच्चों देखिए यहाँ से एल से एल ये कैंसिल हो जाएगा, एल से एल ये कैंसिल हो गया, तो इधर बचा ई, इधर बचा आई इंटू रो और इंटू वन अपॉन ए। बच्चों एक चीज देखो, अगर हम ई के साथ वन इंटू में कर दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से ई बच्चों इधर ये इंटू में है, इधर अपॉन में आएगी ना, तो अगर हम इसे लिख दें, सॉरी रो, रो इधर बच्चों इंटू में इधर अपॉन में आएगा, तो अगर हम इसे लिख दें वन अपॉन रो, वन अपॉन रो इंटू ई बराबर, और आई की गुणा वन में कर दें बच्चों, तो ये हो जाएगा आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, अभी अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं वन अपॉन रो, यानी क्या है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा क्या होता है, विशिष्ट चालकता होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की जगह पर हम बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा। क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिग्मा, याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध की जगह पर बच्चों सिग्मा लिख सकते हैं बराबर। अब जरा ध्यान से देखना, आई अपॉन ए, धारा और एरिया का जो रेशियो बच्चों धारा घनत्व कहलाता है। यानी हम जानते हैं कि धारा घनत्व जे बराबर होता है आई अपॉन ए, इसको हम कहते हैं धारा घनत्व। बच्चों क्या है ये, धारा घनत्व, याद रखना, धारा घनत्व। तो यहाँ पर बच्चों आई अपॉन ए की जगह पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो या तो हम इसे ऐसे लिखते हैं जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये बच्चों इसका क्रम परिमाण के रूप में फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसका वेक्टर रूप में लिखें, वेक्टर रूप में, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई, सिग्मा इंटू वेक्टर ई। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ उनके नियम की सहायता से। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए के सूत्र का निगमन, जिसमें आर चालक का प्रतिरोध है, एल चालक की लंबाई है, ए चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया है और रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, जो चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। बच्चों कल हमने आपको पढ़ाया था ओम का नियम, जिसमें हमने बताया था कि अगर हम चालक का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं, यानी अगर हम चालक का विभवांतर चेंज करते हैं, यानी कहने अगर हम चालक का विभवांतर बढ़ाते हैं अथवा घटाते हैं, तो हमने क्या देखा था, उसमें प्रवाहित होने वाला करंट का मान भी बढ़ता था अथवा घटता था। लेकिन बच्चों आज के केस में हम आपको ये दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस होने वाला है। आज के केस में हम आपको ये दिखाएंगे कि हम चालक के जो चालक का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रखेंगे, यानी चालक का विभवांतर हम सेम रखेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी करंट को हम चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो इसी वजह से आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और का नाम ओम का नियम जो हमने कल पढ़ाया था, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों हमने एक चालक लिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने बी माना, ठीक, और इसकी हमने लेंथ L1 मानी, इसको अगर प्लस कहते हैं ये माइनस है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, और जिससे हमने मान लिया E1, और करंट यानी धारा हमने मान ली यहाँ पर I1। और बच्चों इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, इस टाइप से समझो मूव कर रहे हैं। और हमने दूसरा चालक लिया जिसकी हमने लेंथ L2 मानी, जो पहले वाले चालक की अपेक्षा ज्यादा है। लेंथ को हमने इसकी क्या मान लिया, L2 मान लिया, जो पहले वाले चालक की अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन इसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस B माना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर भी B माना, यहाँ पर भी B माना, यानी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं किया, और हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माना, करंट I2 माना। समझना चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस टाइप से गति कर रहे हैं। अब बच्चों एक चीज देखना,
किसी चालक की यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस का जो मान होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि E इक्वल टू बी अपॉन एयर, E इक्वल टू बी अपॉन एयर। इसका मतलब होता है चालक की यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब बच्चों आप हम बता चुके हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि क्या नाम L2 इज ग्रेटर देन L1, यानी L2 का मान L1 से ज्यादा है, L2 का मान L1 से ज्यादा है। अब बच्चों एक चीज देखिएगा, यहाँ से पता चल रहा है कि अगर L का मान ज्यादा होगा तो E का मान कम होगा, क्योंकि E जो है बच्चों वो L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड L के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर L का मान कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, अगर L का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा। तो अगर हम देखें बच्चों फर्स्ट वाले केस में, अगर हम फर्स्ट वाले केस में देखें कि फर्स्ट वाले केस में क्या है कि बच्चों जो लेंथ है वो L1 है, लेंथ है क्या है, L1 है। तो अगर लेंथ को हमने L1 मान लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 मान लिया, क्लियर। सेकेंड वाले केस में हमने लेंथ क्या मान ली बच्चों, L2 मान ली, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E2 मान लिया। तो देखिए यहाँ पर L2 ज्यादा है, L2 ज्यादा है और L1 कम है। तो हम बता चुके हैं अगर L ज्यादा होगा तो E कम होगा, और L कम होगा तो E ज्यादा होगा। तो यहाँ पर L1 कम है किससे, L2 से। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 का मान है, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का जो मान है बच्चों वो ज्यादा होगा किससे, E2 से। किससे, E2 से। क्योंकि L2 इज ग्रेटर देन L1, क्योंकि L2 इज ग्रेटर देन L1, क्योंकि L2 का मान ज्यादा है ना, जब L2 का मान ज्यादा होगा तो E2 का मान कम होगा, इस वजह से E1 ज्यादा है E2 से। अब जो एक चीज देखिए, E2 अगर E1 का मान ज्यादा है E2 से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा है, ठीक, नीचे वाले केस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा बच्चों तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स है उसका मान ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर QV, F बराबर QV। यानी जो फोर्स का जो मान जो चेंज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से चेंज नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, वो सेम रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो बच्चों यहाँ पर कम ज्यादा हो रहा है, इस वजह से अगर फोर्स का मान चेंज होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंज होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड F1 मान लें, ठीक, और नीचे वाले केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स F1 मान लें, और नीचे वाले केस में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हम F2 मान लें, तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि F1 का मान ज्यादा है किससे, F2 के। F1 का मान ज्यादा है किससे, F2 से। क्यों ज्यादा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक जो मतलब जो का नाम यहाँ पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर का नाम इवन ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस वजह से फोर्स ज्यादा है, ठीक, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है E2, इस वजह से फोर्स कम है। तो जब फोर्स का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स लगेगा तब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में क्रॉस होंगे, ठीक, यूनिट टाइम में क्रॉस होंगे। क्योंकि करंट क्या होता है, हमने आपको कल भी बताया था, कल वाले लेक्चर में, कि जब चार्ज किसी चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जितना ज्यादा क्रॉस होगा उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ ज्यादा चार्ज क्रॉस होगा यूनिट टाइम में या यहाँ ज्यादा क्रॉस होगा। तो हम लॉजिकली देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगेगा ना, तभी तो वो ज्यादा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलेगा चार्ज, है नहीं। तो यहाँ पर फोर्स का मान ज्यादा, इस वजह से यहाँ पर चार्ज ज्यादा क्रॉस हो रहा है यूनिट टाइम में,
यूनिट टाइम में, तो इस वजह से यहाँ पर करंट I1 का मान बढ़ेगा, क्योंकि आखिरकार करंट क्या होता है, चार्ज के मूवमेंट को तो हम करंट कहते हैं, चार्ज के प्रवाह को हम करंट कहते हैं। भाई चार्ज जितना ज्यादा तेज प्रवाह करेगा, जितना ज्यादा तेज प्रवाहित होगा उतना ही ज्यादा करंट बनेगा, और चार्ज ज्यादा तेज कब प्रवाहित होगा, जो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ऊपर वाले केस में F1 का मान ज्यादा, यानी यहाँ पर फोर्स ज्यादा लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसकी वजह से चार्ज का मान ज्यादा होगा, और जब चार्ज का मान ज्यादा होगा तो करंट का मान ज्यादा होगा, क्योंकि मतलब चार्ज यहाँ पर वही काउंट किया जाएगा जो क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस हो जाए, और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज ज्यादा क्रॉस होगा उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर E1 का मान ज्यादा है बच्चों, अगर E1 का मान ज्यादा है तो इस वजह से क्या है, F1 का मान ज्यादा है। ऊपर वाले केस में हमने अगर फोर्स F1 माना है तो F1 का मान ज्यादा है किससे, F2 से। किससे, F2 से। अब भाई ऊपर वाले केस में अगर इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इस यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा क्रॉस होंगे, जिसकी वजह से चार्ज का मान बढ़ेगा, चार्ज का मान बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि I1 का मान भी ज्यादा होगा किससे, I2 से। किससे, I2 से, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोर्स कम लगेगा, और जिस वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया से उतना चार्ज नहीं क्रॉस हो पाएगा कारण यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस वजह से चार्ज का मान कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा तो फोर्स का मान ज्यादा होगा, और फोर्स का मान ज्यादा होगा तो चार्ज पर धक्का लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पर खूब धक्का लगेगा, है ना, फोर्स धक्का लगाएगा स्पीड से, बहुत मतलब तेजी से, इसकी वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे, इसी वजह से क्या होगा, एक चार्ज का मान ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं क्या, कि हमने क्या देखा कि करंट जो है बेसिकली बच्चों को डिपेंड करेगा लेंथ पर। किस पर, लेंथ पर। क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एक चीज देखा जाए, ये जो चीजें का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता है या घटता है, फोर्स का मान बढ़ता है या घटता है, उसकी सिर्फ वजह क्या है, सिर्फ वजह मेरे बच्चों लेंथ है। क्या है, चालक की लेंथ, चालक की लंबाई है ना। अगर भाई चालक की लंबाई हमने यहाँ पर कम की, चालक की लंबाई हमने यहाँ पर कम की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा हुआ। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर चालक की लंबाई कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, चालक की लंबाई ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा। तो यहाँ पर चालक की लंबाई कम है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम है। यहाँ पर चालक की लंबाई ज्यादा है ना ऊपर वाले केस की अपेक्षा, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम है। तो एक चीज देखी जाएगा यहाँ पर गौर से कि जो करंट का मान है वो केवल डिपेंड करेगा चालक की लेंथ पर, है ना, क्योंकि चालक की लेंथ की वजह से ही ये सब चेंज हो रहे हैं। अब कैसे डिपेंड करेगा, जरा ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर देखा, एक निष्कर्ष निकाला बच्चों। क्या निष्कर्ष ये निकाला कि अगर ऊपर वाले केस में लेंथ L1 है, नीचे वाले केस में लेंथ L2 है, तो मतलब ऊपर लेंथ कम है, नीचे लेंथ ज्यादा है, तो जब लेंथ ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता है, जिसकी वजह से फोर्स का मान कम होता है, जिसकी वजह से चार्ज पर धक्का कम लगता है, जिसकी वजह से करंट का मान कम होता है। तो यहाँ पर एक चीज हमने देखा कि अगर लेंथ का मान ज्यादा होगा, अगर लेंथ का मान ज्यादा होगा तो बच्चों करंट का मान कम होगा, करंट का मान कम होगा, है ना। अगर लेंथ का मान ज्यादा होगा करंट का मान कम होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे अगर लिख दें कि चूंकि L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक, L2 इज ग्रेटर देन L1, तो हम कह सकते हैं इसलिए का नाम I2 इज लेस देन I1, मतलब L2, अगर L2 के संगत करंट क्या है, I2 लंबाई के संगत करंट क्या है, I2। अगर ये लंबाई ज्यादा है तो इसका जो संगत करंट, इसका जो मतलब क्रॉसकॉर्डिंग करंट है वो कम है। L1 क्या है, L1 के संगत करंट क्या है, I1। अगर ये मतलब लंबाई ज्यादा है तो इसका संगत करंट वो ज्यादा होगा, सॉरी ये लंबाई अगर कम है तो इसका संगत करंट ज्यादा होगा। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है कि अगर L2 का मान ज्यादा है तो इसका जो क्रॉसकॉर्डिंग करंट है वो कम है, और L1 का अगर मान का नाम कम है तो इसका जो क्रॉसकॉर्डिंग करंट है वो ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, क्या हमें यहाँ पर इस चीज मतलब क्लियर होती है, क्लियर जरा से ये होती है बच्चों कि अगर L का मान ज्यादा होगा, L का मान ज्यादा होगा तो करंट का मान कम होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो करंट है वो लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट जो है बच्चों वो लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी तो करंट घटेगा। हम आपको समझा चुके हैं यहाँ पर,
अगर लेंथ बढ़ेगी तो करंट घटेगा। इसका मतलब करंट जो है वो लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्यतिक्रमानुपाती होगा करंट लेंथ के। अब अगर हम ओम का नियम यहाँ पर अप्लाई करें बच्चों, हम इसे मिटा दें, आप इसे नोट कर लीजिएगा साइड में, हमने आपको ये समझाया है कि तो अगर हम ओम का नियम यहाँ पर यूज करें, देखिए ओम का नियम क्या है, ओम का नियम होता है V = IR। अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो बनेगा V/R। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, दोनों केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं इसको, अगर हम यूं लिख दें कि I प्रोपोर्शनल 1/R, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम उसे कांस्टेंट मान सकते हैं। जब हमने उसे कांस्टेंट माना तो हम प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, ठीक। अगर हम इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 2 और हम यहाँ लिखें समीकरण 1 और 2 से, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड I, इसकी लेफ्ट हैंड साइड I सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 1/R प्रोपोर्शनल 1/L है ना। या तो हम कह दें इस टाइप से कि R प्रोपोर्शनल L, तो इसे हम डाल दें क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 1 से 1, इसे तो एक तरीका से बराबर मान के चलो थोड़ी देर के लिए, है ना, तो 1 से 1 ये कट जाएगा, तो R प्रोपोर्शनल L, या तो क्रॉस गुणा कर तो फिर वही चीज आ जाएगी, है ना, तो R प्रोपोर्शनल L आ गया, चीज हमने देखी यहाँ पर। अब क्या करते हैं दूसरे वाले केस में बच्चों, हमने यहाँ पर अभी लेंथ के हिसाब से देखा था कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो करंट घटता है, और लेंथ को अगर हम घटाते हैं तो करंट बढ़ता है। अब बच्चों देखेंगे का नाम एरिया पर, यानी एरिया पर करंट कैसे डिपेंड करता है, जरा ध्यान से देखना, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे का। अब बात करते हैं कि करंट चालक की एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, जरा ध्यान से देखना। हमने अब की क्या किया बच्चों, चालक का पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने सेम रखा और इसकी हमने लंबाई भी सेम रखी, लेकिन हमने इसकी एरिया मान ली, फर्ज करो A1, इसकी हमने क्या मान ली, एरिया A1 मान ली, ठीक। और हमने दूसरा चालक बनाया जिसकी एरिया पहले से 2 गुना कर दी, पहले से 2 गुना कर दी, जिसे हमने मान लिया A2, जिसकी हमने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान ली, A2 मान ली। तो हम कह सकते हैं कि A2 ज्यादा है A1 से, यानी A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1। तो अगर यहां से हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल दें इस टाइप से, ये मूव करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही रहेगा, नहीं चेंज होगा, ठीक, क्योंकि हमने लेंथ सेम रखी है, यहाँ पर भी लेंथ है, और याद रखना हमने यहाँ पर भी लेंथ को क्या रखा, L ही रखा है, ठीक। दोनों जगह पर हमने लेंथ को सेम रखा है, इस वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने इसका करंट I1 माना और इसका हमने करंट I2 माना। याद रखना करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। कैसे पड़ेगा समझना जाएगा ध्यान से मेरी बात को। देखिए हमने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ की, क्रॉस सेक्शन इस टाइप से एरिया ड्रॉ की, और यहाँ पर भी हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ की इस टाइप से, ठीक। अब एक चीज देखना बच्चों, जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर यहाँ पर लग रहा है उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर लग रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा दोनों जगह पर, तो क्या नाम इलेक्ट्रॉन्स पर जो लगने वाला फोर्स है वो सेम होगा, फोर्स मतलब बिल्कुल सेम होगा, 100% सेम होगा। लेकिन फिर भी
करंट चेंज होगा। कैसे, जरा ध्यान से देखना। देखिए अगर लॉजिक लगाकर हम देखें, लॉजिक की तरह हम देखें कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। भाई जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम पास होंगे, है ना। मतलब एक गेट है, मान लो ये कोई कमरा हम बनाते हैं, ठीक इस टाइप से हमने कोई कमरा बना दिया और यहाँ पर हमने एक गेट लगा दिया इस टाइप से, इतना छोटा हमने गेट लगा दिया, ठीक ये इतना छोटा क्या हमने लगा दिया, गेट लगा दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हम निकालें, है ना, इस गेट से बाहर, और हमने यहाँ पर एक कमरा बनाया, अब इसमें हमने गेट इतना बड़ा लगा दिया। कमरा समझो उतना ही बड़ा है, ठीक, कमरा हमने उतना ही बड़ा रूम रखा है, लेकिन हमने गेट को बड़ा कर दिया। तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो इस गेट से निकलेंगे कारण वो एक साथ नहीं निकल पाएंगे, मतलब जगह कम है ना, इस वजह से एक साथ ज्यादा नहीं निकल पाएंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। जबकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं डाल रहा है, सेम फोर्स यहाँ पर लग रहा है, सेम फोर्स यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर सेम फोर्स होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, और यहाँ पर फोर्स सेम है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक बार में सब निकल सकते हैं, है नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर देखने से पता लगता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो यहाँ से यूनिट टाइम में चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा निकलेगा, और यहाँ पर यूनिट टाइम में चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कम निकलेगा क्योंकि मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो इस वजह से यहाँ पर क्लियर होता है कि करंट क्या है। करंट क्या है बच्चों, किसी भी चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में, मतलब जब कोई चार्ज किसी चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जितना ज्यादा पास होगा, जितना ज्यादा क्रॉस होगा, उतना ही ज्यादा तो करंट बनेगा, उतना ज्यादा करंट बनेगा। तो यहाँ पर इस वाले केस में जो चार्ज है वो यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा पास हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा करंट बनेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A2 is greater than A1, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का मान ज्यादा है, इस वजह से I2 का मान ज्यादा होगा, किससे, I1 से। किससे बच्चों, I1 से। हम बता चुके हैं फोर्स सेम लगा, यहाँ पर भी फोर्स सेम है, यहाँ पर भी फोर्स सेम है, लेकिन यहाँ पर गेट थोड़ा बड़ा है, एक तरीका से मान चलो ये थोड़ा गेट, ये पूरा फाटक है, तो फाटक में तो अंधाधुंध निकलेंगे ना लोग, चाहे फोर्स भले ही इतना लगे, भाई जगह बहुत ज्यादा है तो सब निकल जाएंगे एक बार में, और यहाँ पर बैठ करके निकलेंगे भाई, मतलब गेट छोटा बढ़ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन सबके सब बाहर निकल रहे हैं, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर करंट ज्यादा बनेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा थी, करंट ज्यादा था, क्रॉस सेक्शन एरिया कम सी, करंट कम था, यानी हमें यहाँ पर क्या क्लियर होता है कि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं बच्चों तो करंट बढ़ता है, एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। इससे क्या क्लियर होता है कि करंट जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी हम कह सकते हैं कि करंट प्रोपोर्शनल ए, यानी I प्रोपोर्शनल ए। इसे अगर डाल दें इक्वेशन नंबर 4 और फिर हम यहाँ पर ओम का नियम देखें, ओम का नियम क्या होता है बच्चों, I = V/R, लेकिन हमने यहाँ पर इस केस में भी V को कांस्टेंट माना है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल 1/R, क्योंकि हम V को कांस्टेंट मान चुके हैं ना। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 5 डाल दूं और हम लिखें इक्वेशन नंबर 4 व 5 से, तो हम क्या देख रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड I है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड I है, तो हम कह सकते हैं कि 1/R, या यूं कहते हैं A प्रोपोर्शनल 1/R, ठीक, A प्रोपोर्शनल 1/R। तो अगर हम R को यहाँ लिख दें, A को यहाँ लिख दें इस टाइप से, मतलब R यहाँ कर दें और A यहाँ कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल 1/A, इक्वेशन नंबर अगर हम इसे 6 डाल दें, और अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 6 को मिलाएं, इक्वेशन नंबर 3 और 6 को मिलाएं, तो बच्चों हम उधर वाला डायग्राम बना दें, थोड़ी जगह हो जाए यहाँ पर, ठीक। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 6 को मिलाएं, हम लिखेंगे समीकरण 3 व 6 को, समीकरण 3 व 6 को मिलाने पर, ठीक, जब हम मिलाएंगे तो देखना जरा ध्यान से, कलम लेफ्ट हैंड साइड R है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड R है, तो हम कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल L की गुणा 1 में करेंगे L/A, ठीक।
तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शन चिन्ह हटाएंगे तो ये बनेगा रो एल अपॉन ए, जहां रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, जहां रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, जो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। याद रखना, रो जो होता है वो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है, जो चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है। यानी चालक कैसा है, उसके पदार्थ का नेचर क्या है, वो इसी पर डिपेंड करेगा। ठीक, उसी के हिसाब से इसका मान भी चेंज होगा। अगर हम यहाँ से रो की यूनिट निकालना चाहें तो देखिए इसकी तो यूनिट ओम बनेगी। अगर यहाँ से हम रो की यूनिट निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालें तो बनेगा रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एफ। ठीक, तो आर का यूनिट ओम होता है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो आर की जो बच्चों की यूनिट बनेगी वो बनेगी ओम मीटर। ठीक, तो बच्चों क्लास 12 में फिजिक्स का एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में आने के 100% चांस है, जो कि ये व्हीटस्टोन सेतु। बच्चों आपको बताते हैं व्हीटस्टोन सेतु होता क्या। देखिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। इन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाया, यानी एक विशेष प्रकार का सर्किट बनाया, और इस परिपथ से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता था। व्हीटस्टोन ने इस सेतु का नाम दिया व्हीटस्टोन सेतु। अब आपको हम बताएंगे इसकी एक शर्त होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिसे हम कहते हैं संतुलन की शर्त। ठीक, और हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी शो की है कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाया, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता था। और यह यहाँ पर सर्किट शो किया है। इसमें 4 प्रतिरोध है P, Q, R, S। अगर 4 प्रतिरोध P, Q, R, S में से हमें किसी भी 3 का मान मालूम है तो हम चौथे प्रतिरोध का मान फाइंड कर सकते हैं इसकी सहायता से। इसकी वजह एक इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि यदि इस सेल से इस सेतु में धारा प्रवाहित की जाए और धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में यानी गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, कोई डिस्टरबेंस ना उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति में सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। याद रखना, तो यहाँ पर इस शर्त को आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसकी शर्त क्या है कि यदि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तब सेतु संतुलन में कहा जाता है। तब सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है, चाहे तो संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। ठीक, यानी ये कोई सेल है और जब इस सेल से सेतु में अगर धारा प्रवाहित की जाए और बच्चों इस धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, यानी ये गैल्वेनोमीटर है, इन धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो सेतु है बच्चों वो संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। तो सेतु के संतुलन की जो शर्त है, इसलिए संतुलन की जो शर्त निकल के आती है, जरा ध्यान से देखना वो क्या निकलती है, P/Q इक्वल टू R/S। ठीक, इस शर्त को अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे बच्चों?
प्रूव करके दिखाएंगे, इस शर्त को याद रखना, ठीक। और किरचॉफ का यहाँ पर हम सेकंड नियम अप्लाई करेंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंद पास या बंद लूप। कौन सा हमारा पहला रहेगा? ए बी डी ए में हम यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम लगाएंगे, किरचॉफ के सेकेंड नियम से। कौन से नियम से? सेकेंड नियम से, ठीक। किरचॉफ के सेकेंड नियम से। तो जरा ध्यान से देखना, अब हम ए से चलेंगे और बी की तरफ जाएंगे, ठीक, ए से बी पर। तो आप एक चीज देखना कि जब ए से बी पर गए तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो याद रखना, करंट और हमारे जाने की डायरेक्शन अगर सेम है, समझो बच्चों ये ट्रिक से याद रखना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा प्लस साइन से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाए I1 P, धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है P, तो इनका गुणनफल हमेशा प्लस से लिखा जाएगा, ठीक। अब ए से बी पर चलेंगे हम, अब ये ट्रिक से आपको समझो बता रहे हैं। ए से बी पर हम गए, अब हम जा रहे हैं बी से डी पर, बी से डी पर। अब देखिए बी से जब हम डी पर आए तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो इसे हम छोड़ दो, ठीक। उसके बाद हम आए डी से ए पर। तो जब हम डी से ए पर आए बच्चों तो धारा आ रही है नीचे की तरफ, है ना, और हम जा रहे हैं ऊपर, यानी धारा के जस्ट अपोजिट है वैसे। तो जो चिन्ह लगेगा बच्चों वो क्या लगेगा? माइनस। क्या लगेगा? माइनस, बराबर रहेगा 0। I1 P इक्वल टू, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे वो I2 R उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमने इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। दोबारा हम जब देखेंगे बंद पास, दूसरा बंद पास क्या है? बी सी डी बी, बी सी डी बी में, ठीक। फिर यहाँ पर हम किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे, ठीक, किरचॉफ के सेकंड नियम से। तो किरचॉफ का सेकंड नियम की जरा ध्यान से देखना, ट्रिक के अकॉर्डिंग ये ट्रिक समझना। आप जहाँ बी से सी पर जाएंगे तो धारा भी उसी डायरेक्शन में है और हम भी उसी डायरेक्शन में। ऐसी स्थिति में तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल प्लस चिन्ह से लिखा जाएगा, यानी I1 Q, ठीक। अब हम कहाँ गए बच्चों, जरा ध्यान से देखना। BC के बाद CD, तो करंट है ऊपर की तरफ, है नहीं, मतलब D से C की ओर जा रहा है करंट, और हम आ रहा है C से D की ओर, यानी जस्ट करंट के अपोजिट। तो जो अपोजिट आए बच्चों तो चिन्ह क्या लगेगा? माइनस, ठीक। और उसके बाद DB यानी इधर जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा ही नहीं है, तो उसे हम छोड़ रहा है, ठीक। अब जी I2S उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का हो जाएगा। इसे हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, क्या करने पर? भाग करने पर। जब हम भाग देंगे तो ये आएगा I1 P बटे I1 Q इक्वल टू I2 R बटे I2 S। देखिए I1 से I1 कट जाएगी, ठीक, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली मिलेगा क्या बच्चों? P बटे Q इक्वल टू R बटे S, ये मिलेगा। तो ये जो शर्त निकल गया है बच्चों, व्हीटस्टोन सेट के संतुलन अवस्था की शर्त है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे सेलों के श्रेणी क्रम का संयोजन, उसके बाद सेलों का नाम समानता क्रम में संयोजन, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखना। हम यहाँ पर सेल बना रहे हैं, समझो, ठीक।
ये हमारी पहली सेल हो गई, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये दूसरी सेल हो गई, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, इसे हमने ए मान लिया और इस सेल को हमने बी मान लिया। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, इसका ईएमएफ हमने E1 माना और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 माना, इसका ईएमएफ E2 माना, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R2 माना। ठीक, करंट याद रखना हमेशा बच्चों एक बात कि सीरीज में अगर सेलें जुड़ी हो या प्रतिरोध जुड़े हो या संधारित्र जुड़े हो तो हमेशा जो करंट होता है बच्चों वो सेम होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। इस चीज को विशेष याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर करंट क्या है, सेम रहेगा, यानी इसमें भी करंट आई आ रहा है, आई, ठीक, और करंट आई। अब बच्चों आप सोच रहे हैं कि ये आ कहाँ से रहा, देखिए ये इतना बड़ा सर्किट नहीं, ये हमने सर्किट का थोड़ा सा पार्ट आपको सामने शो किया है। ये जो सिस्टम है ये किसी सर्किट से कनेक्ट है, तो क्या होता है ये करंट मतलब इधर से जाता है घूम घाम के इस टाइप से इधर से एंट्री हो जाता है, फिर एक मतलब यही प्रक्रिया से मतलब एक तरीका से साइकिल चलती रहती है, करंट इधर से मतलब निकलता है और घूम घाम के इधर से प्रवेश कर जाता है। ये पूरा मतलब सिस्टम किसी सर्किट से कनेक्ट है, किसी परिपथ से कनेक्ट है, इस चीज को आप याद रखना। हमने क्या किया, इसके समतुल्य यानी इसके समतुल्य एक दूसरा सेल लगाया जिसकी कैपेसिटी जस्ट उतनी थी जितनी कैपेसिटी इन दोनों सेलों की है, तो हमने उस सेल को मान लिया बच्चों इसको ईएमएफ ई और आंतरिक प्रतिरोध हमने आर मान लिया। ठीक, ये कोई समतुल्य सेल है। अब देखिए थ्योरी में आप चाहो तो लिख सकते हैं कि चित्र में दो सेलें हैं जिनके ईएमएफ क्रमशः E1/E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1/R2 और समान प्रवाहित धारा I है, लिख सकते हैं थ्योरी में। ठीक, लिख लेना। अब यहाँ पर हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखना कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए हम टर्मिनल ए से चलेंगे टर्मिनल बी की ओर। ठीक, जब हम टर्मिनल ए पर थे तो टर्मिनल ए पर जो हमारा वोल्टेज रहेगा बच्चों को रहेगा VA। क्या रहेगा, VA। ठीक, इस चीज को आप याद रखना। और एक बात आपको बता दें, जैसे ये कोई समझो बैटरी है, ठीक, ये बैटरी है या सेल है और ये हायर है, ये लोअर है। जब हम हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, इस चीज को याद रखना, हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो जो ई का मान है बच्चों वो लिखा जाएगा माइनस में। किसमें, माइनस में। ठीक, इस चीज को याद रखना। और जब हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, यानी लोअर मान लो इसे माइनस लगा हुआ है, ठीक, और इसे हायर मान लो, तो हमेशा याद रखना जो ई का मान है जो बच्चों वो किस में लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा। ठीक, एक बात और आपको बता दें सेल के केस में कि देखिए करंट इस साइड आ रहा है, हमारे जाने का जो पाथ है, जो रास्ता है बच्चों को कुछ ऐसा है। ठीक, हमारे जाने का पाथ ऐसा है, करंट का पाथ ऐसा है। तो जब हमारे जाने का पाथ और करंट का पाथ एक दूसरे के अपोजिट है तो ऐसी स्थिति में याद रखना जब करंट पाथ के अपोजिट हो बच्चों तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है, धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो हमेशा प्लस से लिखा जाएगा। ठीक, कब, जब धारा पाथ के अपोजिट हो, जब धारा पाथ के अपोजिट हो, याद रखना, इस चीज को याद रखना। तो बढ़ते हैं, देखिए आपको हम बता चुके हैं। तो बिंदु ए पर वोल्टेज VA है। ठीक, अब देखिए हम इसमें आए सेल में तो हायर से, ये हायर है, ये लोअर है। ठीक, हायर से हम लोअर में जा रहे हैं, है नहीं, तो ईएमएफ कम होगा यानी निगेटिव से लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस हमने E1 कर दिया। ठीक, अब देखिए हम रेजिस्टेंस में आए और इधर से करंट आ रहा है, पाथ की डायरेक्शन इधर है, करंट इधर आ रहा है, तो इस वजह से जो चिन्ह लगेगा वो हम आपको बता चुके हैं, क्या लगेगा, प्लस, यानी IR1। ठीक, उसी टाइप से जब हम यहाँ पर आए तो हायर से हम लोअर में जा रहे हैं, है नहीं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो चिन्ह क्या रहेगा, E2 का माइनस। ठीक,
उसके बाद करंट की डायरेक्शन इधर है, पाथ की डायरेक्शन इधर है, तो क्या रहेगा बच्चों IR2, और लास्ट वाले जब टर्मिनल पर पहुंचेंगे तो बराबर में हो जाएगा बच्चों BB। बी पर वोल्टेज क्या हो जाएगा P। देखिए अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम इसका पक्षांतर करें तो मतलब BB इधर आएगी, BB भाई इधर आएगी, तो BB जब इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक। और E1 जब भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और E2 जब भी उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक। उसी टाइप से IR1 उधर माइनस की हो जाएगी और IR2 उधर प्लस की हो जाएगी। इस चीज का क्या करना, अब देखिए BA माइनस BB इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और इसमें हम कॉमन ले लें माइनस, तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2, ठीक। चाहो तो BA माइनस BB को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, डायरेक्ट B से। किससे बच्चों, डायरेक्ट B से, ठीक। अब हम इसकी कंपेयर कराएंगे, बैटरी का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, आप लोग याद रखना, बैटरी का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, B इक्वल टू E माइनस IR, ठीक। अगर इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला बनाएं तो क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूला बनाएं तो क्या रहेगा, B इक्वल टू E माइनस IR, ठीक। तो हम इसी की उससे कंपेयर कराएंगे, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, B इक्वल टू E माइनस IR से क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक। जब हम कंपेयर करेंगे तो एक चीज देखना, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर बराबर, ठीक। तो यहाँ पर E है, यहाँ पर E है, तो E के स्थान पर ये चीज है ना, तो यानी E की जो वैल्यू बच्चों रहेगी वो रहेगी E इक्वल टू E1 प्लस E2। क्लियर, यहाँ तक ये E का माना गया। उसी टाइप से अगर ये देखा जाए कि हम R की अगर वैल्यू फाइंड करें तो माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, I यहाँ पर, I यहाँ पर, ठीक। तो R की जो वैल्यू बच्चों रहेगी वो रहेगी R1 प्लस R2। ये हमारा फार्मूला क्लियर हो गया, ठीक। याद रखना इस चीज को। अब हम आपको बताते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सेलों को जब समांतर क्रम में जोड़ें तब इस टाइप से फार्मूले निकल के आते हैं। तो जरा ध्यान देखना, तो अगली मीटिंग हम लोग लगाएंगे सेलों का समांतर क्रम में संयोजन, ठीक। और इसे नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगली रीडिंग हमारी रहेगी इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक है, सेलों का समांतर क्रम में संयोजन, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना जरा ध्यान से। ये कोई समझो सेल है हमारी फर्स्ट, ठीक। देखिए ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये इसका नेगेटिव, ये E1, इस सेल का EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और इसका EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक। और इसे हमने मान लिया A और इसे हमने मान लिया समझो B, ठीक। अब देखिए करंट इधर कहीं से आ रहा है। एक चीज आपको बता दें कि समांतर क्रम में जब सेलें हों, प्रतिरोध हो या फिर संधारित्र, तो याद रखना हमेशा क्या होता है बच्चों, जो करंट होता है वो अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज सेम होता है। तो करंट देखिए यहाँ से I आया, तो जब यहाँ इस वाली ब्रांच में गया ये करंट तो I1 हो गया, और इस वाली ब्रांच में ये क्या हो गया, I2 हो गया, ठीक। इस टाइप से, और उसी टाइप से जब इधर करंट ये निकला I1 और इधर I2, और मिलके फिर से क्या हो गया, I, क्या हो गया, मिलके फिर से I हो गया। अब देखिए हमें A से B तक जाना है तो बच्चों, एक A से B तक जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं बच्चों, दो रास्ते हैं। तो अगर पहला रास्ता हम मान लें कि इस टाइप से हम गए A, फिर यहाँ पाए, फिर यहाँ पाए, फिर यहाँ पाए,
तो हम इसे कुछ नाम दे रहे हैं, ठीक। हमने इसे नाम दे दिया एम और एन, ठीक। पहला रास्ता हमारा हो गया ए एम एन, ठीक। और इसे हमने नाम दे दिया पी क्यू। तो दूसरा रास्ता हमारा हो गया ए पी क्यू, ठीक, ए पी क्यू। कंडीशन भाई कि जब हम सेल में हायर से लोअर जाएंगे, जब हम किसी सेल में हायर से लोअर जाएगा बच्चों, तो इसका जो मान है वो लिखा जाएगा माइनस से, और जब हम लोअर से हायर जाएंगे तो सेल का जो मान है बच्चों वो लिखा जाएगा प्लस से, ठीक। और पाथ के अपोजिट अगर हम रहेंगे तो धारा प्रतिरोध का मान का प्लस से लिखा जाएगा। इस चीज को आप याद रखना, ठीक। तो बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। और थ्योरी में चाहो तो आप लिख लेना कि चित्र में दो सेलें हैं जिनके ईएमएफ T1 तथा E2 हैं, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं, और जिनमें प्रवाहित धाराएं अलग अलग I1 व I2 हैं, जो कि समांतर क्रम में जुड़ी हैं। बस इतनी बात लिखने के बाद स्टार्ट कर देना, ठीक। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें ए से बी पर जाना है। तो ए से बी पर जाने का हमारा पहला रास्ता है ए एम एन बी, बच्चों है ए एम एन बी। तो हम पहला पाथ अपनाएंगे। पहला पाथ हमारा क्या है? ए एम एन बी द्वारा, ठीक। तो जरा ध्यान से देखना ए एम बी, और इसका हम एक इक्विवेलेंट अगर सेल बना रहे हैं, समतुल्य अगर हम इसके सेल बनाए तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों? इस टाइप से। इसका इंटरनल आर है, सॉरी ईएमएफ ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इसके समतुल्य हमने कोई सेल बना दी, ठीक। इसी के जस्ट ही समतुल्य इक्विवेलेंट। अब देखिए, तो पहला हमारा पाथ है ए एम एन बी, ए एम एन बी। देखिए ए एम एन बी, तो हम यहाँ से हम चले तो बिंदु ए पर वोल्टेज हमें क्या मिला बच्चों? बिंदु ए पर वोल्टेज क्या मिला? बी है, ठीक। उसके बाद हम गए यहाँ पर आया, फिर कलम सेल के पॉजिटिव से निगेटिव में एंट्री की हमने, तो यानी हायर से लोअर में गए तो क्या रहेगा? इवन रहेगा माइनस का, ठीक। अब देखिए करंट आ रहा है इधर और पाथ की डायरेक्शन है उधर, तो पाथ की डायरेक्शन बच्चों अपोजिट है ना, करंट इधर आ रहा है ना, करंट इधर आ, एरो इधर लगा है बच्चों, तो करंट इधर आ रहा है, पाथ की डायरेक्शन उधर है, हम उधर जा रहे हैं, तो करंट और धारा का जो गुणनफल है बच्चों वो लिखा जाएगा प्लस से, ठीक। उसके बाद आपको बता दें, फिर हम धीरे धीरे बिंदु बी पर जब गए तो बिंदु बी का जो वोल्टेज है उसको लिखा जाएगा बी, ठीक। तो बी ए माइनस बी बी इधर लाए, माइनस की हुई, इवन उधर गया प्लस का हुआ, और आई आर वन माइनस का हुआ, ठीक। सॉरी यहाँ पर से करंट आई वन है ये, तो यहाँ पर रहेगा आई वन, ठीक। अब देखिए बी ए माइनस बी बी को हमने डिनोट किया बी से, तो ई वन माइनस आई वन आर वन, ठीक। अब देखिए जो आई वन आर वन इधर आएगा, माइनस का इधर पॉजिटिव का हो जाएगा, बी उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा आई वन आर वन इक्वल टू ई वन माइनस बी। अगर यहाँ से हम आई वन की वैल्यू निकालें बच्चों, तो ये आर वन जो है वो ई वन के बटे में जाएगा और माइनस बी के बटे में जाएगा, है ना, बी के बटे में जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अब जो सेकेंड पाथ है, तो जो हम सेकेंड पाथ से ऐसे बी पर जाएंगे, क्या जरा ध्यान से देखना। ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी द्वारा, ठीक, समझना। बिंदु ए पर वोल्टेज बी ए, प्लस से माइनस की ओर गए, हायर से लोअर गए, माइनस में लिखेंगे, मतलब करंट उधर, सॉरी पाथ उधर है, करंट इधर है ना, तो क्या रहेगा? प्लस रहेगा चिन्ह, ठीक। एक मिनट, रेजिस्टेंस R2 है, ये करंट है,
ठीक, अब बिंदु बी पर आया, जब बिंदु बी पर आया तो बी बी लिख दिया। ठीक, अब देखिए बी ए माइनस बी बी, बी माइनस बी बी इधर है माइनस की, ई टू उधर गया प्लस का हुआ, आई टू आर टू उधर माइनस का हुआ। ठीक, इसे हमने डी से डिनोट किया, ई टू माइनस आई टू आर टू, आई टू आर टू इधर आया प्लस का हुआ। ठीक, बी बच्चों ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अगर आई टू वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा ई टू बटे आर टू माइनस बी बटे आर टू, है ना, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम बात करूं टोटल करंट, टोटल करंट तो I बराबर क्या रहेगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो देखिए I की जगह पर बच्चों क्या आएगा, अगर इस सेल का हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें जो हमारी इक्विवेलेंट सेल है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा, हम यहाँ से निकालेंगे B इक्वल टू ई माइनस आई आर, बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक, अगर आई आर इधर आएगा तो बी उधर जाएगा ना, अगर आई निकालूं तो ये हो जाएगा ई बटे आर माइनस बी बटे आर, है ना। अगर मतलब इस सेल का ये फॉर्मूला यहाँ से निकल आया, ठीक, आई की वैल्यू निकल आई, तो आई की जगह पर हम क्या पुट करेंगे बच्चों, ई बटे, आई की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एक मिनट हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं आई वन की जगह पर हम बच्चों लिख देंगे ई वन बटे आर वन माइनस बी बटे आर वन। ठीक, और प्लस आई टू की जगह पर हम लिख देंगे ई टू बटे आर टू माइनस बी बटे आर टू। यहाँ तक क्लियर। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर मिटा रहे हैं। अब देखिए आई बराबर, अब हम इससे जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ई वन बटे आर वन माइनस बी बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू माइनस बी बटे आर टू, तो ये बनेगा ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू ब्रैकेट क्लोज माइनस बी बटे आर वन माइनस बी बटे आर टू। आई बराबर ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू, यहाँ पर बी का मान तो 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, अगर आई की इक्वेशन इस चीज को अगर हम और ऐसे लिख दें ई बटे आर माइनस बी इंटू 1/r, कोई फर्क, कोई नहीं फर्क, एक ही चीज है, बी कैन बी अपन आर। अब हम इस आई की जगह पर ये चीज रखेंगे, मतलब हम इस इक्वेशन की कंपेयर इससे करेंगे, है ना। तो जब हम इस इक्वेशन की हम कंपेयर उससे करेंगे तो जरा ध्यान से देखना क्या बनेगा, ई बटे आर बी इंटू 1/r से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो जरा ध्यान से देखना ई बटे आर बराबर ये पूरा टर्म बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू, ई टू बटे आर टू, ये पहला फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक, उसके बाद अगर हम 1 बटे माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर बी यहाँ पर बी यहाँ पर, तो 1 बटे आर बराबर हो जाएगा 1 बटे आर इक्वल टू 1 बटे आर वन प्लस 1 बटे आर टू, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।